ओके, सो लेट्स गो। हम लेक्चर 7 पे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज कंक्लूसिव लेक्चर है इसका। सो एक टॉपिक दिया हुआ है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर मैं बोलूँ तो ये पता नहीं क्यों इस टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है। एक्चुअल में तो कोई पॉजिटिविटी है नहीं, बट होता है ना, सम लेफ्ट लीनिंग थिंकिंग वाले लोगों ने ये टॉपिक एनसीईआरटी में डाल रखा होगा, ये चले जा रहा है। अगर पीछे के मेरे 6 लेक्चर्स देखें तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई पॉजिटिविटी नहीं है, और मैं यहाँ भी प्रूव कर दूंगा कि कोई पॉजिटिविटी नहीं है। बट एज अ टॉपिक ये दिया हुआ है। रेयरली कभी इस तरह से कोई क्वेश्चन अब सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द टॉपिक, लेट्स गो। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश रूल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने ग्रो किया। तो भाई उसने ग्रो कैसे किया? अगर प्रोडक्टिविटी के लेवल पे बात करें तो कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था एग्रीकल्चर पे। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ने का तो कोई चांस नहीं था, ना कोई फर्टिलाइजर्स मिलते थे किसानों को, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्रोडक्टिविटी तो लो थी, फिर कैसे ग्रोथ हो गई? ग्रोथ ऐसे हो गई कि हमने ये बात पढ़ी कि शिफ्टिंग हुई, कमर्शलाइजेशन हुआ क्रॉप्स में। मतलब कि फूड क्रॉप्स की जगह किसान कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाने लगे, क्योंकि कैश क्रॉप्स मतलब कॉटन, जूट, ये सब जो था वो ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ले जाते थे। तो ना सिर्फ शिफ्टिंग हुई बल्कि एक्सपांशन भी हुआ। एक्सपांशन का मतलब था कि उन्होंने जंगल काटे और सब फार्मिंग लैंड्स बनाई। इस वजह से हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई। बट इसकी कॉस्ट, मैंने कहा ना, कोई भी ग्रोथ उन्होंने हमें दी हो, उसका एक ही रूल, थंब रूल पकड़ के चलो कि उन्होंने हमसे भयंकर कॉस्ट उससे रिकवर की है। हमने उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की सेक्रीफाइस की है, तब जाके कुछ ग्रोथ हुई है। तो एक्चुअल में वो ग्रोथ नहीं है, ठीक। तो हमारे इतने सारे जंगल और इतना बड़ा लैंडस्केप जो था, जो जंगलों में था, और वहाँ के जो लोग थे आदिवासी, उन लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, राइट। सो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, अगर पॉजिटिविटी है ब्रिटिशर्स की, तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने जो फार्मिंग एरिया था उसमें एक्सपांशन कर दिया, जंगल हटा दिए और उसकी जगह खेत बना दिए। आगे चलते हैं। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया है। रोड और रेलवेज, ये दो मेजर ट्रांसपोर्ट उनके समय में डेवलप हुए, ठीक है, बट इनएडेक्वेट थे। ऑब्वियसली उन्होंने उतने ही डेवलप किए जितने उन्हें यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाने के लिए सुविधाजनक थे, ठीक है। उतनी ही रोड बनी, ऑल वेदर रोड्स, जो खेतों से रेलवे स्टेशन जाएंगी, रेलवे स्टेशन से रेलवे से गुड्स जो है वो पोर्ट तक जाएगा, पोर्ट के बाद कैनाल्स और इसके थ्रू, जो स्विस कैनाल बनाई थी उन्होंने, पोर्ट के थ्रू वो जो है इंग्लैंड चला जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने डेवलप किया। तो इसका भी एक क्रेडिट उनको दिया जा रहा है कि भाई उन्होंने चीप सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलप किया। उसके पहले जो ट्रांसपोर्ट था ऑब्वियसली वो रैपिड नहीं था जितना रैपिड रोड्स के थ्रू और रेलवेज के थ्रू गुड्स ने मूवमेंट शुरू किया। फिर एक पॉजिटिविटी दी जाती है उन्हें कि उन्होंने फेमाइंस को कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? कि जब रोड और रेलवेज डेवलप हो गए, तो जिस भी एरिया में फूड क्रॉप्स का की शॉर्टेज हो जाती थी, तो दूसरे एरियाज से फूड और फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होके फेमाइन, इनफैक्ट जिस एरिया में फेमाइन है उस एरिया तक गुड्स को हम ले आते थे या फूड को हम ले आते थे, ठीक है। तो फेमाइन इफेक्टेड एरिया में फूड ट्रांसपोर्ट के जरिए आ जाता था। सो दिस इज हाउ उन्होंने फेमाइंस को थोड़ा कंट्रोल किया।
अब इसको पॉजिटिविटी दिखाते हैं, मैं इसकी नेगेटिविटी बताता हूँ तुम्हें। भाई फेमाइंस होते क्यों थे? व्हाट इज द रीजन? फेमाइन हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि आपने आपने मतलब अंग्रेजों ने शिफ्टिंग करा दी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में। तो फूड क्रॉप्स जब उगाएंगे ही नहीं तो शॉर्टेज तो होगी। लेकिन उसको एक पॉजिटिविटी की तरह बोल रहे हैं कि ठीक है, रोड एंड रेलवे बना दिए तो जिस जगह पे फेमाइन होता था दूसरी जगह से फूड क्रॉप्स आ जाती थी। पर ये कोई बहुत अच्छा सच नहीं है, क्योंकि कितने फेमाइंस हुए हैं उन उस फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, साल 1900 लेके 1950 तक, 1900 से 1950 तक कितने सारे फेमाइंस हुए और कितने लोगों की जान गई है। हम्म, तो ठीक है, अब उन्होंने लिखा है कि रोड एंड रेलवे की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। किया जा सकता था, पहली बात तो तुम्हारे रोड एंड रेलवे एडेक्वेट नहीं थे, तो कैसे करते थे? बट पॉजिटिव लिखने के लिए लिखा है। ठीक है, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी सिस्टम करके एक पूरा चैप्टर है, मनी। उसमें बार्टर सिस्टम भी समझाया है मैंने, मनी सिस्टम भी समझाया है। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों मनी सिस्टम की जरूरत थी, वो पूरा उसमें अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे तो केवल एक रेफरेंस है बस कि इंडियन इकोनॉमी में मनी सिस्टम उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बार्टर सिस्टम पे इकोनॉमी चल रही थी। तो अंग्रेजों के आने के बाद मनी सिस्टम लॉन्च हुआ। बट ये भी पूरी तरह सच नहीं है। तुम्हें पता है इंडिया में मनी कब से यूज हो रही है? चाणक्य के टाइम से। मतलब वो समुद्रगुप्त एंड मौर्य वंश, वहां से मनी यूज कर रहे हैं हम। और इवन उसके पहले के भी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। सो हमारा सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम बहुत पुराना है। मुद्रा बोलते थे हम उस एरा के में, मनी को मुद्रा बोला जाता था। सो ठीक है, ये भी उन्होंने एक ब्रिटिशर्स को मेडल दे दिया कि तुम लोगों ने हमारी इकोनॉमी जो है मॉनेटरी सिस्टम पे ले आई, बार्टर सिस्टम से। कितना मतलब नॉट ओनली दैट हिस्ट्री, हमारा तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी शेर शाह सूरी करके किंग था जिसने अपनी कॉइन्स मार्केट में लॉन्च किए थे फॉर द पर्पस ऑफ मनी। ठीक है, ब्रॉन्ज के कॉइन्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री में मिलता है। बट हिस्ट्री लिखने वाले भी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा हमने तुम्हारा सिस्टम जो है बार्टर से मनी कर दिया, और जो कि ऑलरेडी मनी था। आगे चलते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब ये देखो, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया था हमें कंट्रोल करने के लिए, उसको बोल रहे हैं इफेक्टिव। तो हमारा जो पुलिस एक्ट है और ये जो है ना, ये आज भी, ये जो ब्यूरोक्रेसी है आईएएस आईपीएस वाली कहानी है, आज भी ये मान लो कि उसी सेटअप पे है जिस सेटअप पे अंग्रेज छोड़ के गए थे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। हमने तो एज इट इज, हमें लगा रेडी रेकनर मिल गया है। रेडी रेकनर जो वर्ड है ना, इसका मतलब है रेडी टू यूज। जैसा अंग्रेज सिस्टम छोड़ के गए, हमने वैसे के वैसे सिस्टम को कंटिन्यू कर दिया, और वो कंट्रोलिंग सिस्टम है। आज भी बहुत सारी जगह पे सुधार की जरूरत है। दुनिया में दूसरे देशों की पुलिसिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखोगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा, यू कैन से, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है टुवर्ड पब्लिक। हमारे यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है ये लोग, ये सिर्फ पावर इस्तेमाल करते हैं। ये अकाउंटेबल है भी तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं है ये लोग। ना ही इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी चेक होती है। मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ जिससे हमारा इंडियन सिस्टम चल रहा है ना। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, ये जजेस, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी तुम्हारी तरफ एज अ पब्लिक। ना इनके परफॉर्मेंस चेक होते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा है, और हमें उसकी आदत है। हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। रीजन, इतने सालों, मतलब इतने सेंचुरीज से हम ये चीज भुगत रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइटेशन ही है।
पहले अंग्रेज करते थे, अब ये लोग करते हैं। एक दो एग्जाम क्लियर हो जाएगी और फिर वो तुम्हारे सिर पे बैठ जाएंगे और फिर उन्हें लगेगा कि हम तुमको चलाते हैं। दैट काइंड ऑफ मेंटल थिंकिंग दे हैव, दे आर रूलिंग यू। इस मेंटल इस मेंटेलिटी के साथ ही हमारे यहाँ की पुलिस है, इसी मेंटल सिस्टम के साथ हमारे यहाँ के जजेस हैं, इस मेंटल सिस्टम के साथ हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब ब्यूरोक्रेसी है, कलेक्टर एंड सो ऑन। तो इसको वो बोल रहे हैं ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। तो ठीक है भाई, उन लोगों ने ही बनाया है, हिस्ट्री भी उन्होंने लिखी है। तो ये पॉजिटिविटी है 5। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ फटाफट। उनका कहना है एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने ग्रोथ दी है हमें। कैसे दी है? बोले हमने ज़्यादा जंगल काट के सब खेत बना दिए, मतलब एक्सपांशन कर दिया तुम्हारी एग्रीगेट एरिया का, जिसपे तुम पहले कल्टीवेशन करते थे, अब तुम ज़्यादा कल्टीवेशन करते हो क्योंकि हमने तुम्हारा एरिया बढ़ा दिया। वाह भाई वाह। अगला, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने कहा हमने अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तुम्हें दिए हैं, रोड एंड रेलवे, और इसका क्लेम लेते हैं वो। हाँ, पहली बात तो इनएडेक्वेट, दूसरा इन रोड और रेलवे बनाने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो कितनी हैवी है। बट ठीक है, उन्होंने कहा हमने अच्छा ट्रांसपोर्ट दिया तुम्हें। तीसरा, फेमाइंस पे हमने चेक लगाया क्योंकि हमने रोड एंड रेलवे बनाए, ऐसा क्लेम करते हैं ब्रिटिशर्स। इज दैट ओके? वो तुम देखो, फेमाइंस होते ही इस वजह से थे क्योंकि तुमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा डेंट लगाया, उसकी प्रोडक्टिविटी लो कर दी और क्रॉप्स में शिफ्टिंग कर दी। मतलब फूड क्रॉप्स उगाते थे हम, तुम हमको कैश क्रॉप्स पे ले आए। पर ठीक है, वो ये कह रहे हैं हमने रोड रेलवे बना दी, तो जहाँ पे कमी होती थी फूड ग्रेन्स की हम दूसरी जगह से लेके आते थे। अगली बात, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। वो ये कह रहे हैं कि हम लाए हैं तुम्हारे लिए मॉनेटरी इकोनॉमी। इंग्लैंड में का जो इतिहास है ना, वो मतलब जिस एरा में तुम लोग जंगलों में रहते थे, उस एरा में हमारे यहाँ मनी थी। बट उनका क्लेम है हम लेके आए। ओके। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, वो जो कंट्रोलिंग सेटअप था उसको इफेक्टिव बोल रहे हैं ये। तो उनका कहना है कि वो हमारा बहुत इफेक्टिव सेटअप था और वो इंडिया के पॉलिटिशियंस ने एज इट इज उठा लिया, जो कि सच है। बट वो इफेक्टिव बोलना गलत बात है, ये सच नहीं है कि वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। इंडिया के लोगों ने एज इट इज उसको उठा लिया, दैट इज ओके। एज इट इज पूरे लॉ उठा लिए हमने। आज भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बना हुआ, अंग्रेजों का बना हुआ हम यूज कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉज, सब हम वो यूज कर रहे हैं। और ये जो पोस्ट हैं, ये जो हायरार्की है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की, सब वही है जो अंग्रेजों के समय से है। सो ये 5 उनके क्लेम है कि भाई ये पॉजिटिविटी थी, पर ऐसा नहीं है। चलो आखिरी कहानी पे आ जाते हैं हम, स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन है ये टॉपिक, कि अल्टीमेटली हमने क्या देखा, इकोनॉमी का क्या हुआ। हमने सेक्टर वाइज देखा ना, एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड पे क्या हुआ, ठीक है, डेमोग्राफी पे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हुआ, ये सब इकोनॉमी के एक एक सेगमेंट पे हमने डिटेल में बात की है। इस टॉपिक में हम उनका ओवरऑल इम्पैक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, या हमारी इकोनॉमी की हम बात करें, कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे पहला जो कैरेक्टर था हमारी इकोनॉमी का, कि हम एक कॉलोनी थे, उसके पूरे एविडेंसेस मिलते थे। ठीक है, लगभग 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल किया और इस वजह से उन्होंने हमारी लगभग पूरी वेल्थ ड्रेन कर ली। यहाँ से सारे मेटल्स, रिसोर्सेज वो ले जाते रहे। ठीक है ना, रॉ मटेरियल सप्लायर थे हम, फ्री का रॉ मटेरियल था उनका। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा उन्होंने हमारी इकोनॉमी की बैंड एक तो ऐसे बजाई कि वो पूरी वेल्थ ड्रेन करके ले गए, हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए, फेमाइंस झेले हमने। ठीक है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो पूरी तरह डिप्लीट हो गई, इरिगेशन पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, हमारी पॉपुलेशन फिर 19, वो जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बताया, 1921 के बाद बढ़ती गई।
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी रिमेन्स इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उनकी पॉलिसी, ये वाली बात वही कि बहुत सारे लॉज, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, पोस्ट, हायरार्की वैसी की वैसे ही स्ट्रक्चर मेंटेन रहा हमें कंट्रोल करने के लिए। तो वो कॉलोनियल पॉलिसीज हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद भी इम्पैक्ट डालते रहे। तो ये पूरी तरह से एक कैरेक्टर था कि हमारी इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक कॉलोनियल इकोनॉमी दिख रही थी। सारे रिसोर्सेस बाहर जा चुके, एग्रीकल्चर पूरी तरह कमर्शलाइज हो चुका, फूड सिक्योरिटी इश्यूज, और जो सेटअप है, कंट्रोलिंग सेटअप, वो वही है जो पहले था। ये हमारी हालत थी कि हम बाद में भी कॉलोनियल इकोनॉमी ही दिख रहे थे इंडिपेंडेंट होने के बाद भी। दूसरी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की शक्ल सेमी फ्यूडल थी। सेमी फ्यूडल में मतलब ये पार्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और पार्टली फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी जहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दूसरे सेगमेंट पे कंट्रोल करता है, उसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है, उसको फ्यूडल बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे जब वो अंग्रेज ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस वाले दिन तक जो चल रहा था वो तो ब्रिटिशर्स रूल था ना, तो ब्रिटिशर्स रूल की ही बातें कर रहे हैं। जमींदारी सिस्टम चल रहा था और उसमें लैंडलॉर्ड और टीनेंट वाला रिलेशन बन गया था। ये जमींदारी सिस्टम में लैंडलॉर्ड और टीनेंट कैसे बन गए सर अपने आप? वो ऐसे बन गए कि जमींदार तो वो लोग थे जिन जो एक तरह से ऑफिसर थे अंग्रेजों की तरफ से, जिनका काम था हमसे लगान कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना। कल्टीवेटर के ऊपर क्रुएल्टी होती थी। अगर वो लगान नहीं दे पाता था, अगर उसकी फसल खराब हो गई और वो लगान नहीं दे पा रहा है, एरिया वाइज उन्होंने लगान तय कर दी थी। अब आपकी फसल खराब हो गई है, आप आपने जब अर्निंग ही नहीं की तो आप लगान कैसे दोगे? तो उन लोगों के उन जमीन पे कब्जा कर लिया जाता था, मतलब उसकी ऑनरशिप छीन ली जाती थी। तो किसान जो पहले उस जमीन का ऑनर था, बाद में उसी का टीनेंट हो जाता था। तो ये जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के रिलेशनशिप बनाए गए, इसको बोला जाता है फ्यूडलिज्म। ठीक है, जहां पे एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दूसरों पे कंट्रोल करता है। आगे देखो, एक होती कैपिटलिस्ट सिस्टम। हमारे हमारी इकोनॉमी में दोनों कैरेक्टर पाए जाते थे। तो एग्रीकल्चर पे फ्यूडलिज्म पूरी तरह से आ गया था, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस पे कैपिटलिज्म आ गया था। एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी, जैसे कि अंग्रेज और उनके जो भी यू कैन से जो उनको सपोर्ट करते थे इंडिया में, उन लोगों को उन्होंने कंट्रोल दिया था, उनके पास इंडस्ट्रीज थी। और बाकी का पूरा इंडिया, जो गरीब लोग थे बेचारे, वो सब लेबरर्स थे। तो ये कैपिटलिस्ट और लेबरर्स वाला रिलेशन भी इंडिया में दिखता था, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिखता था, और एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंडलॉर्ड और टीनेंट वाला रिलेशनशिप दिखता था। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके दो एस्पेक्ट थे, ये फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म। इसलिए हमारी इकोनॉमी कॉम्बिनेशन कहलाती थी उस समय, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अगर सर आज की बात करें तो हमारी इकोनॉमी कैसी है, इस बारे में मैं बता देता हूँ। अब हम कैपिटलिस्ट की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। शुरुआत जब हुई इंडिपेंडेंस के समय तो हम सोशलिस्ट थे। ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती थी और गवर्नमेंट तय करती थी किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कितना क्या मिलेगा। रिजर्वेशन उसी का एग्जाम्पल है। और सारे जो भी प्रोडक्शन सेक्टर थे उस पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी हुई थी इंडिया में, मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी हर सेक्टर को। तब हम सोशलिस्ट ज्यादा थे, पर हमारा मूवमेंट धीरे धीरे सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ हुआ। और खास तौर पे ये मूवमेंट हुआ है 1991, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया हमने अपनी इकोनॉमी में। उसके बाद से हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका एक यू कैन से मोस्ट कैपिटलिस्टिक कंट्री है, और चाइना एक मोस्ट सोशलिस्ट कंट्री है। देखो, डिक्टेटरशिप से ही सोशलिज्म चल सकता है, डिक्टेटरशिप नहीं है तो सोशलिज्म नहीं चल सकता। आपको पार्टली सोशलिस्ट पार्टली कैपिटलिस्ट रहना होगा, और ज्यादातर देश दुनिया के वो पार्टली सोशलिस्ट हैं, पार्टली
कैपिटलिस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर था हमारी इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमने अपनी इकोनॉमी देखी तो पता चला ये तो पूरी तरह स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट है मतलब इसके अंदर वेरी लो रेट ऑफ ग्रोथ है। और लो रेट ऑफ ग्रोथ का एविडेंस ये था कि जो पहला हाफ था हमारा इस सेंचुरी का, मतलब 1900 से लेकर 1950 तक, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो केवल 2% थी। और पर कैपिटा आउटपुट, मतलब एक व्यक्ति अपनी सर्विस में या जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें केवल 0.5% की ग्रोथ लेता था। तो ये ओवरऑल लेवल पे थी ग्रोथ रेट, मतलब हमारा जीडीपी समझ लो। और ये इंडिविजुअल लेवल पे थी ऑन एन एवरेज 0.5% ही ग्रोथ करता था हर व्यक्ति। तो ये पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ थी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अभी तक हमने 3 कैरेक्टर पढ़े। पहला, हमारी इकोनॉमी कॉलोनियल थी। कॉलोनियल में हमने किस ग्राउंड पे बात कर ली? वेल्थ ड्रेन हो गई, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, और हम कॉलोनियल पॉलिसीज को आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उसके इम्पैक्ट झेल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल मिली हमें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेमी फ्यूडल मतलब उसके अंदर 2 कैरेक्टर थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंडलॉर्ड और टीनेंट वाला रिलेशन, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटलिस्ट और लेबरर वाला रिलेशन। दोनों तरह, दो अलग अलग सेक्टर में दो अलग अलग बिहेवियर थे हमारी इकोनॉमी में। तो हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कह सकते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल मिली। स्टैग्नेंट मिली मतलब लो रेट ऑफ ग्रोथ। कितना लो? फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, इसी की बात करें, 1947 में आज़ाद हुए ना हम, तो इस 50 इयर्स को ही अगर देखें, उसके पहले तो हाल और बुरे थे, पर चलो 50 इयर्स को भी देखें तो उसमें जीडीपी 2% चल रहा था ऑन एन एवरेज, और पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ रेट केवल 0.5% थी। इसके अलावा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें जो इकोनॉमी मिली इंडिया की, वो बैकवर्ड थी। बैकवर्ड का तो कितने सारे रीजन हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं, हम जस्ट रिकॉल करेंगे। प्रोडक्टिविटी लेवल लो, एग्रीकल्चर सेक्टर। पर कैपिटा इनकम लो, ये अभी हमने पढ़ा। स्टेगनेंसी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ना इरिगेशन में, ना फर्टिलाइजर में, कोई एजुकेशन नहीं फार्मर्स को। जो भी मेथड्स थी एग्रीकल्चर की वो ट्रेडिशनल थी। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। और मैंने तो बताया था ये लास्ट लेक्चर में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही थी, वो स्टेगनेंट थी एक जगह, क्योंकि डेथ रेट भी बहुत हाई थी बर्थ रेट के साथ। मास इलिटरेसी, एजुकेशन सेक्टर पे कोई काम नहीं हुआ। 16% थी हमारी लिटरेसी रेट। ओवरऑल पॉपुलेशन के 16% लोग ही लिटरेट थे, और वुमेन्स के केस में 7%। ये डेटा हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डिप्लीटेड एंड डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिप्लीटेड थी। ये डिप्लीटेड इकोनॉमी का क्या मतलब है? तुम सब अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, राइट? और डेप्रिसिएशन का मतलब तुम जानते हो। जितनी फिक्स असेट्स हैं या फिजिकल असेट्स हैं, जब हम उन्हें यूज करते हैं तो यूसेज की वजह से जो लॉस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कोई भी प्रोड्यूसर हो, उसे क्या करना होता है जब कोई मशीन यूज करनी होती है? तो इस बात को समझना होता है कि आपकी मशीन एक पीरियड के बाद यूजफुल नहीं रहेगी, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा उस पीरियड के बाद। अगर किसी मशीन की लाइफ 10 साल है तो 10 साल बाद उसको रिप्लेस करके नई मशीन लानी पड़ेगी, तभी आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो। ऐसे ही इकोनॉमी में सोचना होता है। इकोनॉमी में भी ये जो सारी असेट्स यूज हो रही हैं, इनका रिप्लेसमेंट सोचना होता है। अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं सोचोगे तो आपकी एसेट्स जो डिप्लीट हुई हैं उनको नई एसेट से रिप्लेस कैसे करोगे? अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के एसेट्स तो यूज की, पर कोई अरेंजमेंट नहीं किया कि वो रिसाइकल या रिप्लेस हो पाए। आज हम पानी इस्तेमाल करते हैं, जमीन इस्तेमाल करते हैं अपने देश की, तो गवर्नमेंट इसके लिए सोचती है, इसके लिए कोशिश करती है कि भाई ये रिसोर्सेज रिप्लेस भी हो पाए। हाँ, वो कितनी इफेक्टिव कोशिशें हैं वो एक अलग यू कैन से डिबेट है, लेकिन कम से कम इसमें बात तो होती है कि नदियों को वापस से रिसाइकल करना पड़ेगा, नहीं तो आप
मुश्किल हो जाएगी। लैंड वाटर्स को वापस से रिसाइकल करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हम अपने हर रिसोर्स के लिए ये सोचते हैं कि अगर हम आज इसे यूज कर रहे हैं और इसे डिप्लीट कर रहे हैं या इसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, फिजिकल चीजें डेप्रिशिएट होती है और नेचुरल चीजें डिप्लीट होती है, तो उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, राइट। अंग्रेजों ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की और 200 साल तक डिप्लीशन किया। नहीं तो हमारे यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेस की एबिलिटी थी वो वाकई में बहुत अच्छी होगी। 200 साल तक डिप्लीट होने के बाद भी अभी हम उसका एक्सप्लॉइटेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेड इकोनॉमी का क्या मतलब है? देखो, एम्प्यूटेड वर्ड का मतलब होता है कि डिसरप्ट हो गई जो चीज, ठीक है। जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, हमारा देश दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी दो तरफ था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। किस लॉजिक से तोड़ा गया, मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ। उस समय दो पावर्स थी, एक अमेरिका और एक रशिया। यूएसएसआर था उस समय, रशिया भी नहीं। तो यूएसएसआर जो था वो लेफ्ट पावर था, लेफ्ट लिबरल पावर, और अमेरिका जो था वो लिबरल पावर था। तो एक लेफ्टिस्ट थे, एक लिबरलिस्ट थे। अंग्रेज और अमेरिका एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वो सेम लोग हैं। अमेरिका पे जाके कब्जा कर रखा है अंग्रेजों ने, और कुछ नहीं है वो। सो उन लोगों ने ये प्लान किया कि यार इंडिया कहीं लेफ्ट की तरफ ना चला जाए और यूएसएसआर का अच्छा अलाय ना बन जाए। उन्होंने एक बफर जोन क्रिएट किया इंडिया और यूएसएसआर में। यूएसएसआर तब तक कंट्रोल करता था अफगानिस्तान तक का सेक्टर। तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रॉपर्टी थी, दैट इज वेस्ट पाकिस्तान, वो बन गया। एक तो उन्होंने वहां पे लैंड दे दी। तो उनकी प्लानिंग इस तरह से थी पार्टीशन की। उनकी प्लानिंग में इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं था कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो इंडिया पाकिस्तान में। हमारे पास जो क्रॉप्स हम उगाते थे उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बचा, और जिसका इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्रॉप्स उगाने वाली लैंड जो है वो पाकिस्तान में चली गई। क्योंकि उनका इससे कोई, इस लॉजिक से कोई लेना देना ही नहीं था। वो अपना यहां से जाना भी चाहते थे तो वो ये चाहते थे कि भाई ऐसा कुछ करके जाए कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रहे यूएसएसआर में, और इंडिया की बॉर्डर्स मैच ना हो, मिले ना वो, और बीच में उनके इन्फ्लुएंस का देश रहे। तो वो पाकिस्तान क्रिएट किया। और पाकिस्तान, अगर हिस्ट्री देखोगे तो पाकिस्तान हमेशा अमेरिका लीनिंग रहा है। उन्होंने हमेशा अमेरिकन को का साथ दिया है, और इंडिया का यूएसएसआर से रिलेशन अच्छा था, आज भी है रशिया से। तो ये लॉजिक समझो जरा, ये जियो पॉलिटिक्स कहलाता है, राइट। तो उन्होंने ये पॉलिटिकल गेम खेला इंडिपेंडेंस वाले दिन। तो हमारी इकोनॉमी पे उसका जो बुरा असर पड़ा वो क्या था? मिसमैच, समझ रहे हो? जिस चीज के प्रोडक्शन मिल्स हमारे पास थे, जैसे हम टेक्सटाइल की बहुत सारी इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ, पर टेक्सटाइल के लिए जो कॉटन और जूट उगता था, वो जो लैंड एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में था। तो रॉ मटेरियल खत्म, अब वो मिल्स कैसे चलेंगे? और जिन चीज का एरिया हमारे पास था उसके मिल्स उधर चले गए। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टरप्ट हुई इस डिवीजन की वजह से। इंडिया के दो पार्ट्स कर दिए गए, इंडिया पाकिस्तान। और इस डिस्ट्रप्शन, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रप्शन झेलना पड़ा। तो एक तो मैंने ये समझा दिया कि इकोनॉमिक लेवल पे क्या डिस्ट्रप्शन हुआ। एक और बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ जब इंडिया पाकिस्तान बने। तो हिस्ट्री अगर तुम्हें पता है, जो पाकिस्तान में इंडियंस रह रहे थे वो इंडिया आ गए, हिंदूज रह रहे थे वो इंडिया आ गए, ठीक है। यहाँ से लोग, काफी सारी पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की थी वो वहां चली गई, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ये डिवीजन हुआ था। इतने सारे रेफ्यूजीज, बहुत लार्ज नंबर के रेफ्यूजीज एक साथ आ जाएं, जिनके पास काम करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस है ना कोई जॉब है, तो इतना बड़ा बर्डन उस समय फेस करना पड़ा और इसको ओवरकम करने में बहुत समय लगा, राइट।
तो ये जो रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें पता हो कि बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो इंडिया ने सपोर्ट किया आर्मी से। क्यों किया? इंडिया ने कभी किसी देश पे अटैक नहीं किया, कभी किसी को लैंड ग्रैब करने में हेल्प नहीं की। उस समय क्यों की? क्योंकि जब वो जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको अब बांग्लादेश बोलते हैं, वहां से भर भर के रेफ्यूजी इंडिया आ रहे थे, और इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था बहुत ज्यादा। तो हमें इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि हमारा बॉर्डर कंट्री था। ठीक है, तो हमने केवल सपोर्ट दिया, वहां के लोगों ने नहीं आज़ादी ली, बट हमने सपोर्ट दिया फिर, क्योंकि वो पूरा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन फिर से हो जाता 71 में, और हम बहुत पिछड़ जाते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार, चाइना जो है वो भी हमारे आसपास इंडिपेंडेंट हुआ, हम भी तभी हुए, हम उतना ग्रो क्यों नहीं कर पाए? एक रीजन तो ऑब्वियसली उनका सोशलिस्ट नॉर्म है, वहां पे हमेशा से डिक्टेटर रहे, माओ वगैरह। उन लोगों ने लोगों को लाइन में खड़ा करके सीधा किया, और बोले कि जो काम बोला है वो करो। आज भी वही स्थिति है चाइना की, इसलिए वो तेजी से ग्रो कर गया इकोनॉमिकली। ह्यूमन के बेसिस पे, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, बुरे हाल है उनके। पर इंडिया के साथ तो दूसरी चोट भी हुई ना, यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन इतना ज्यादा कर गए वो अंग्रेज। पहला तो यही जो मैंने तुम्हें बताया कि इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन किया, ऐसा डिवाइड किया उन्होंने देश को जिसके अंदर कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो इकोनॉमिकली एक तो वो बहुत बड़ा झटका लगा, और दूसरा रिफ्यूजी प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ी। तो ये प्रॉब्लम्स चाइना ने नहीं झेली उस समय। उन्होंने अपना डायरेक्शन तय किया, जो भी डायरेक्शन है, सही है गलत है, उन्होंने अपना डायरेक्शन तय किया और उस पर चलना चालू कर दिया उसी दिन से। हम तो 30-40 साल, 90s तक, करीब 91 तक हम ये डिस्ट्रप्शन ही झेल रहे थे। 91 के बाद थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि हम एक डायरेक्शन तय करके उस तरफ बढ़ रहे हैं। तब तक तो हम डायरेक्शन तय नहीं कर पा रहे थे, हम क्या बने, हम सोशलिस्ट बने, हम कैपिटलिस्ट बने, थोड़े दिन ये करो, थोड़े दिन वो करो, ऐसा सब चल रहा था। और वॉर्स एक के पीछे एक, पाकिस्तान के साथ 47 में वॉर, फिर चाइना के साथ 62 में वॉर, फिर 65 में वॉर, फिर 71 में बांग्लादेश वाली वॉर। ठीक है, तो ऐसा डिस्ट्रप्शन कंटिन्यूस चलता रहा, तो इसलिए हमारी इकोनॉमी पिछड़ गई। सो दैट्स इट, ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।